ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम जीत का गणित में। 2024 लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं और कल यानी कि 4 जून को रिजल्ट आएंगे, लेकिन रिजल्ट से पहले तमाम टीवी चैनल्स एग्जिट पोल दे रहे हैं, लेकिन हम जो दे रहे हैं वो विश्लेषण दे रहे हैं। विश्लेषण के आधार पर जो हॉट सीटें हैं उनके नतीजे यानी कि अनुमान बता रहे हैं। नतीजे कम अनुमान ही हैं, सटीक होंगे, कितने सटीक होंगे ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन हमारे विश्लेषक ऐसे हैं जो जमीन से जुड़े हैं। जमीन पर जाकर के अध्ययन किया है इन्होंने, पूरे चुनाव भर दिन रात मेहनत करके इन्होंने अपना विश्लेषण तैयार किया है। तो विश्लेषक हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं उनसे आपका पहले परिचय करा दें, उसके बाद उत्तर प्रदेश की सीटों पर हम चर्चा कर रहे हैं, हॉट सीटों पर। तो हम सबसे पहले अपने मेहमानों की ओर रुख करते हैं और जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय कराते हैं। शैलेंद्र सिंह वरिष्ठ पत्रकार, डॉक्टर प्रदीप गौतम राजनीतिक विश्लेषक, संजय यादव राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और अतुल मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक, मनीष अग्रवाल जी राजनीतिक विश्लेषक, ये सभी हमारे दिग्गज विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब हम रुख करेंगे सीट रामपुर सीट की तरफ। रामपुर की सीट कौन कौन यहां पर किनके बीच फाइट है ये हम पहले दिखा दें ग्राफिक्स के माध्यम से, उसके बाद प्रतिशत की तरफ रुख करेंगे कि कब कितने प्रतिशत मतदान हुए हैं। तो घनश्याम सिंह लोधी बीजेपी से यहां चुनाव मैदान में हैं, मोहिबुल्लाह नदवी समाजवादी पार्टी से यहां पर हैं, और यहीं बसपा से यानी कि बहुजन समाज पार्टी से जीशान खान चुनाव मैदान में हैं। बहुजन समाज पार्टी से जीशान खान यानी कि बीएसपी से जीशान खान चुनाव मैदान में हैं, ये हैं। और प्रतिशत भी हम दिखा दें कि 2014, 19 और 2024 में कितने प्रतिशत मतदान हुए हैं। तो ये देखिए, नदी के किनारे से रामपुर में 2019 में 63.19% मतदान हुए, 2022 में 31.40% मतदान हुए हैं, आप देख सकते हैं कि। और 2022 जो है ये बाई इलेक्शन है। 2024 में 55.85% मतदान हुए हैं, तो बहुत इसमें कम मतदान हुए हैं 2022 में। ये देखने वाली बात है, थोड़ी सी संदेह भी पैदा करता है, लेकिन वास्तव में ये सही। अब हम रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। जो भी हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय हमने पहले ही करा दिया, तो सभी मेहमानों का एक बार फिर स्वागत है। मनीष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और वास्तव में अतुल मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर। संजय यादव जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर प्रदीप गौतम जी राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शैलेंद्र सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करेंगे। चर्चा की शुरुआत हम करते हैं, लेकिन रामपुर सीट की। रामपुर सीट के गणित क्या कहते हैं, आपका आकलन क्या कहता है, आपका अध्ययन क्या कहता है, मनीष अग्रवाल जी। देवेंद्र जी देखिए, रामपुर सीट फिर एक जाति प्रधान सीट कही जाती है। वहां पे आजम खान जी का इम्पैक्ट था, लेकिन पिछले चुनाव में वहां बीजेपी जीती थी। इस बार सपा ने मुरादाबाद में भी समीकरणों का चेंज करा है, कैंडिडेट बदला है, विनिंग कैंडिडेट को बदला लाए हैं। तो हमें देखना होगा कि इस विशेष जाति के वोटों का क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन मुझे लगता है कि यह डेवलपमेंट का मॉडल है, और जो बुलडोजर वाली छवि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की, जो लॉ एंड ऑर्डर में उन्होंने विशेष काम किया, तो मुझे लगता है रामपुर की जनता इस बार भाजपा पार्टी को एक मौका देगी वहां से विचारधारा और सोच बदलने को, और रामपुर को विकास की तरफ अग्रसर करने के। जी, आपने बहुत ठोस और बड़ी सटीक विश्लेषण दिया। ऐसे ही विश्लेषण की आशा है। अतुल मिश्रा जी हम आपके पास आएंगे, आपका क्या विश्लेषण कहता है रामपुर सीट पर? देखिए, आपको मैं बताऊं, रामपुर के पास के एरिया भी आप ले लीजिए, अगर मुरादाबाद ले में, बदायूं ले में, संभल की सीट भी इसके साथ में लेके चले। जो इसके पहले का समीकरण था 2014 के चुनाव में भी लेकर आप चलिए, तो वहां पर मेन खेल क्या था, सिर्फ जातिगत समीकरण चलता था।
उस जातिगत समीकरण को वहां की जनता ने समझा और इस चीज को समझा कि हमारा विकास कैसे होगा। मेन मुद्दा उनका विकास पे आ गया, चाहे रामपुर का हो चाहे कहीं का आप ले लीजिए। और जो विकास की बात कर रहा है वो इसमें सफलता जरूर प्राप्त करेगा। आजम खान जी थे, रामपुर से चुनाव लड़ते थे, लेकिन आजम खान जी ने अपना स्वयं का विकास किया, ना कि रामपुर का विकास किया। जनता को समझ में आया कि रामपुर का विकास ना करके उन्होंने अपने ही विकास को प्राथमिकता दी और उसी प्राथमिकता के आधार पर 2019 का जब चुनाव हुआ तो आपने देखा घनश्याम सिंह लोधी जी उस चुनाव में विजयी घोषित हुए और इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने उन पर विश्वास करके उनको टिकट दिया। नदवी जी हैं आपके, जीशान खान जी हैं। यहां पर दो मुस्लिम जो अराइवल है, चाहे वो सपा के हो चाहे वो बसपा के हो, वो कहीं ना कहीं वोटों का बाइफर्केशन निश्चित तौर पर करेंगे और इसका लोधी जी को निश्चित तौर पे फायदा होगा। दूसरा फायदा इनको ये होगा कि इनके शासनकाल में जो 5 साल ये वहां पर सांसद है, इन्होंने वहां पर क्या विकास किया, किस तरीके की सड़कें प्रदान की, जनता इन चीजों पर बहुत ध्यान देना शुरू कर चुकी और इसका इम्पैक्ट निश्चित तौर पे इस चुनाव के रिजल्ट में आपको देखने को मिलेगा। जी, यानी कि आपका आकलन बीजेपी की तरफ है कि बीजेपी यहां से निकल सकती है? बिल्कुल बिल्कुल जी, अगर वहां पर विकास किसी प्रकार से किया गया होगा तो। जी बिल्कुल। संजय यादव जी, आपका आकलन क्या कहता है? हमारा आकलन में यही है कि ये सीट एक बार फिर से भाजपा के खाते में जाएगी, क्योंकि लोगों ने जो पहले देखा है इस रामपुर में एक खास वर्ग का दबदबा, तो उसमें कहीं न कहीं जो अन्य तबका रहता है तो वो थोड़ा सा उससे खुलापन महसूस कर रहा है। तो मुझे जहां तक लग रहा है कि बीजेपी इस सीट निकलेगी और सपा को नुकसान होगा इस सीट पे। जी, सपा को इस सीट पर नुकसान होगा। जी, डॉक्टर प्रदीप गौतम जी। डॉक्टर प्रदीप जी जी इस सीट पर जो है मेरा अनुमान ये है कि पिछली बार यदि हम देखें तो गठबंधन से जो है आजम खान जी जीते थे, जिन्हें जो है 5,59,177 वोट मिला हुआ था, 10% अधिक वोट जो है प्राप्त हुआ, तब जो है बीएसपी गठबंधन को। लेकिन इस बार जो है बसपा गठबंधन में नहीं है, बसपा ने इस बार जीशान खान, एक मुस्लिम चेहरे को यहाँ पर उतारा हुआ है और बसपा का जो वोट बैंक है खुद ही में पर्याप्त रहता है। तो इस आधार पर यदि हम देखें तो जो समाजवादी पार्टी की तरफ जाने वाला वोट है वो काफी हद तक बसपा जो है यहाँ पर काटेगी और जिसमें जो है घनश्याम सिंह लोधी जी को फायदा होगा। और इस वाली सीट पर तो निश्चित है कि बीजेपी के जो प्रत्याशी है घनश्याम सिंह लोधी जी जहां तक जीते। जी, घनश्याम सिंह लोधी, यानी कि बीजेपी की तरफ आपका भी झुकाव है कि आगे बढ़ते हुए, मतलब आपके विश्लेषण का झुकाव है, आपका झुकाव नहीं, आपके विश्लेषण का झुकाव है कि वो जीत रहे हैं। हम आएंगे शैलेंद्र सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, हम आपके पास आना चाहेंगे। जी, आपका गणित क्या कहता है इस सीट पर, रामपुर सीट पर? देखिए, रामपुर का गणित बहुत साफ है क्योंकि यहाँ पे आजम खां का ये प्रभावी क्षेत्र रहा है और समाजवादी पार्टी का मतलब आजम खां ही माने जाते थे। लेकिन इस चुनाव में जिस तरीके से आजम खां की पसंद की जगह समाजवादी पार्टी ने दूसरा कैंडिडेट उतारा दिल्ली से, तो उसको लेके आजम खां जो उनका खेमा है उसमें नाराजगी है। तो एक चीज तो ये है। दूसरी, पिछले चुनाव में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी एकजुट थी। इस बार बहुजन समाज पार्टी ने भी उसी बिरादरी से एक कैंडिडेट उतार दिया है। तो वो दलित और मुस्लिम जो उनका वोट है बहुजन समाज पार्टी का, वो एक नुकसान पहुंचाएगा समाजवादी पार्टी को और इससे भाजपा के कैंडिडेट को फायदा होगा। आजम खां की नाराजगी समाजवादी पार्टी पे यहाँ भारी पड़ेगी। आजम खां से नाराजगी, तो हम इसे किसकी तरफ झुकाव माने? ये झुकाव भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से कहिए कि गिफ्ट मिल रहा है कि जो समाजवादी पार्टी में आपसी प्रतिद्वंदिता है आजम खां और
अखिलेश यादव के नेतृत्व के ये बीच, गिफ्ट मिल ये गया उसका बीजेपी। एक बड़ा परिणाम है। जी जी तो मतलब एक जो हमारे विश्लेषक हैं, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि 5 विश्लेषक हमारे पास हैं और एक स्वर से कारण चाहे जो भी गिना रहे हों, लेकिन बीजेपी को यहाँ पर आगे बढ़त पर दिखा रहे हैं कि ये सीट इसके खाते में जा सकती है। तो हम अब और कुछ गुणागणित नहीं करेंगे। जब इतने मत और विद्वानों के मत, विश्लेषकों के मत आ गए, तो यह सीट हम बीजेपी के खाते में रख रहे हैं। यह सीट बीजेपी के खाते में। अब हम अगली सीट की तरफ रुख करेंगे। अगली सीट है मथुरा। मथुरा की महत्वपूर्ण सीट, और जो चुनावी मैदान में हैं वो हैं बीजेपी से हेमा मालिनी अभिनेत्री, मुकेश धनगर कांग्रेस से, और सुरेश सिंह बीएसपी से। ये 3 प्रत्याशी मैदान में। क्या है इनका गणित, ये जानेंगे अपने मेहमानों से, लेकिन उससे पहले प्रतिशत भी दिखा देते हैं हम अपने दर्शकों को कि कितने प्रतिशत कब वोट पड़े। 2014 में 14.10%, 2019 में 63.07%, 2024 में 49.41% मतदान हुए हैं, यानी कि सबसे कम मतदान मथुरा सीट पर 2024 में हुए हैं। बीजेपी 2014 में बीजेपी को 53.29% और आरएलडी को 22.62%। वहीं अगर जो बात करें बीजेपी को यहाँ पर 60.2019 में 60.8 से 87% मतदान हुआ था। वहीं आरएलडी दूसरे स्थान पर थी 34.26% वोट पा करके। अब मतदान घटे हैं, 2014 से भी घटे हैं, करीब 10%-12% के करीब घटे हैं। और अब हम अपने मेहमानों की तरफ रुख करेंगे। घटा हुआ मतदान प्रतिशत क्या कहता है ये तो बाद में, लेकिन पहले गणित जान लें अपने मेहमानों से, जो हमारे मेहमान हैं इस बार। चलते हैं मेहमानों की तरफ। मनीष अग्रवाल जी, मनीष अग्रवाल जी अपना आकलन बताइए मथुरा सीट पर। तो भाजपा ही जीत रही है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। हेमा मालिनी जी फिर से चुन के सांसद के रूप में दिल्ली जा रही है, क्योंकि आप देखिए, मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ सोशल इंजीनियरिंग का। जहाँ पे आरएलडी सेकंड थी, जब आज वो भाजपा के साथ है तो वो वोट बैंक और मजबूत हो जाता है। यही सोशल इंजीनियरिंग भाजपा ने 2014 में करी थी, जिससे यूपी में ऐतिहासिक कामयाबी और भारत में ऐतिहासिक कामयाबी मिली थी। इसी सोशल इंजीनियरिंग को इस बार सपा और कांग्रेस ने कॉपी करने की कोशिश करी थी। पीडीए अलायंस बना के राज्यसभा के समय आता है तो पीडीए नहीं होता, जब मैनपुरी वगैरह की सीट की तरफ टिकट डिस्ट्रीब्यूशन आता है तो एक ही समाज, यादव समाज के एक ही घर से उन्हें सारे कैंडिडेट दिखते हैं। तो जो पीडीए बना के वो चले थे, वो पीडीए वो धरातल पे नहीं उतार पाए, इसीलिए इस चुनाव में उन्हें बहुत मुश्किल हो रही है। और जो बीएसपी का लॉस होगा वही सपा का गेन होगा और कुछ नहीं होगा। अगर आप शाम को इन पूरों को एनालाइज करेंगे अपने दिन में, तो भाजपा यूपी में 70+ सीटें जीतेगी, क्योंकि विपक्ष के पास न नेतृत्व है, न जनता के पास ले जाने के लिए कोई ऐसी योजना है। जी चलिए, अतुल मिश्रा जी आपका आकलन क्या कहता है मथुरा सीट पर? देखिए, आपने खुद ही बता दिया कि 2019 और 2014 में आरएलडी अलग लड़ी थी, जैसा कि आपने बताया जी। अगर ये दोनों अलग लड़ रहे, भारतीय जनता पार्टी और इन दोनों ने अलग लड़ा, तो कहीं ना कहीं वोटों का जो बाइफरकेशन है आपस में बट गया। लेकिन इस बार ऐसा कोई 2024 में कहीं पे भी नहीं है। ये दोनों मिलके एक साथ में लड़ रहे हैं। और निश्चित तौर पर अगर आप देखिएगा तो इस बार जो इनका गठबंधन हुआ है वो हेमा मालिनी को लाभ पहुंचाएगा। और मथुरा में, जहां तक मैं मथुरा गया हूं, मैंने इस चीज को देखा भी है कि मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि विकास की धुरी मेन है। कहीं पे भी हो, चाहे वो हिंदुओं में हो, चाहे मुसलमानों में हो, चाहे किसी में हो, हर व्यक्ति अब इस चीज को देखता है कि थोड़ा सा विकास की तरफ उसने ध्यान देना शुरू किया है।
क्योंकि जो पिछले 60-70 सालों में स्थितियां रही हैं उसको भी जनता ने देखा और आज की स्थितियों को भी जनता देख रही है। तो हेमा मालिनी द्वारा जो भी वहां मथुरा में काम कराया गया सांसद निधि द्वारा सांसद होने के नाते उसका फर्क उनके वोटों पर जरूर पड़ेगा और हो सकता है कि हेमा मालिनी का जो जीत का मार्जिन है वो बढ़ भी सकता है और थोड़ा कम भी हो सकता है। उसके पीछे रीजन क्या है? बहुजन समाज पार्टी इस बार जो है समाजवादी पार्टी से अलग लग रही है। पहले बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, उसका इम्पैक्ट वोटों पर नहीं पड़ा था। इस बार निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी को अलग वोट मिलेंगे, समाजवादी पार्टी को अलग वोट मिलेंगे। उन वोटों के ध्रुवीकरण को अगर आप देखकर चलिए तो हेमा मालिनी की जीत एक तरीके से निश्चित मान के आप चलिए, क्योंकि यहाँ पर आरएलडी भी नहीं है और खाली भारतीय जनता पार्टी इन दोनों के समक्ष चुनाव अकेले लड़ रही है। और जो हेमा मालिनी द्वारा जो वहां विकास का कार्य किया गया है उसका जनता ने स्वयं अवलोकन किया है और हम लोग भी जाकर देख चुके हैं, तो उसका प्रभाव निश्चित तौर पर इस चुनाव में हेमा मालिनी जी को मिलेगा। जी संजय यादव जी, आपका आकलन क्या कहता है? निश्चित रूप से हेमा मालिनी एक मजबूत प्रत्याशी है, लगातार जीत रही हैं और सरल महिला हैं। क्षेत्र में कोई उनके साथ पूरे सत्र में देखा गया पिछले लंबे समय से कोई विवादित नहीं रहे हैं, तो लगातार काम से काम अपना क्षेत्रों में प्रवासी लगातार रहता है। परंतु इस बार क्या है, जो कांग्रेस और सपा का गठबंधन हुआ है तो इसमें जो कैंडिडेट खड़ा किया मुकेश धनखड़, ये लोकल कैंडिडेट है वहाँ, तो उनका वही है कि बाहरी वर्सेस लोकल के हिसाब से सर उन्होंने लड़ाई लड़ी है अपनी, प्रवासी वर्सेस ब्रजवासी टाइप का। तो अब देखिए कहाँ तक सफल होते हैं कि यदि माहौल, क्योंकि वहाँ पे ज्यादा देखा कि दलित वोट काफी है जो कि बसपा का एक बड़ा वोट बैंक है आगरा, तो बसपा भी काफी दमदार संगठन और वोट पे कब्जा रखती है, और जबकि सपा का उतना नहीं जितना बसपा का है। परंतु ये अगर ये एलाइंस कुछ बढ़िया कर गया तो मजा आएगा चुनाव में, क्योंकि हम चाहते हैं कि संघर्ष बराबर का हो, एक तरफा नहीं होनी चाहिए संघर्ष। जी अतुल जी कुछ कहना चाह रहे थे? बातचीत की दलित वोट बैंक की, तो दलित वोट बैंक है, आपने बसपा की तरफ उसको टर्न किया, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की तरफ टर्न होने के पहले वो ये जरूर देखेगी कि हमारी वर्तमान सरकार ने हमारे लिए जल से नल, आवास, बिजली और घर घर सिलेंडर, उन चीजों का हम जरूर इस चीज को देख रहे हैं, माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने जो मीडिया सेक्टर ने इंटरव्यू किया है, लोगों से पूछा है चुनाव के समय में, चुनाव के बाद नहीं पूछा, तो लोगों ने इन बातों को जरूर कहा है। और जो छोटे तबके का हमारा वोटर है उसने इन बातों को विशेष तौर पर ध्यान दिया है, तो उसका फायदा हमारे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी आगे भी इन चीजों को उसको करना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में इसका नुकसान उसको उठाना पड़ेगा। जी मनीष जी भी कुछ कहना चाह रहे थे। दिवेश जी, मैं बस एक लाइन ऐड करना चाहता हूं कि मेरे पूर्व वक्ता बिल्कुल लाभार्थी नाम का सेगमेंट मैंने क्रिएट करा है। 14 में तो ये क्रिएटेड नहीं था, लेकिन 19 के बाद से जो लाभार्थी नाम का सेगमेंट क्रिएट हुआ है वो कास्ट, रिलीजन, पार्टी बैकग्राउंड सबको छोड़ के एक तरफा वोट कर रहा है। और इस लाभार्थी नाम के सेगमेंट के संग आधी आबादी महिलाओं का जो वोट ऐड हुआ है, आप भी देखिएगा कि इस बार यूपी में भी और देश में भी 3 से 6% का जो महिला का वोट स्विंग है भाजपा की तरफ, वही निर्णायक वोट होगा काफी सीटों को जिताने के लिए। तो अगर हम इलेक्शन की नॉर्मल एनालिसिस करते हैं तो महिला और लाभार्थी एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जिसकी वजह से भाजपा जीत रही है और विपक्ष हार रहा है। भाजपा जीत रही है, विपक्ष हारा है। तो फाइनली आप बता दीजिए संजय जी कि आपका रुख किधर है? आप तो धनखड़ जी पर कुछ ज्यादा ही विश्वास जता रहे थे। नहीं, विश्वास जता इसलिए रहे कि पहली बार एक लोकल युवा वहाँ से लड़ रहा है और चुनौती दे रहा है हमारी जैसी एक कद्दावर सांसद जो लंबे समय से है। लोकल फॉर वोकल। हाँ, लोकल फॉर वोकल चल रहा है आजकल भाजपा का, तो वो भी गठबंधन ने भी लोकल फॉर वोकल दिया है, तो लड़ाई अच्छी होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि नहीं, लड़ाई अच्छी होगी, ये कांग्रेस का प्रत्याशी है, सपा की नहीं। किधर जाता हुआ दिख रहा है? लड़ाई तो अच्छी होगी चलिए, लेकिन जाता हुआ किधर दिख रहा है? जाता हुआ तो ऐसे भाजपा की तरफ भी दिख रहा है जी, यानी कि नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, आपका वही हाल है कि लड़ाई तो है लेकिन बीजेपी की तरफ जा रहा है।
हमारे साथ शैलेंद्र सिंह जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं जी। आप का रुख क्या है इस सीट पर, जल्दी से सर? देखिए, मथुरा में एक मुद्दा जो कृष्ण जन्मभूमि है वो भी है, और जिस तरीके से अयोध्या, काशी और मथुरा, इसको भारतीय जनता पार्टी ने एक परिपत्र के रूप में जोड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पे गए हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पे गए हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा है जो हमारे साथियों ने विकास और दूसरी जाति समीकरण की बात की। उससे भी बड़ा मुद्दा मुझे ये दिखता है कि अब लोग ये मान रहे हैं कि भाई राम जन्मभूमि के बाद जो आंदोलन है, जो भव्य मंदिर है, वो कृष्ण जन्मभूमि में भी बनना चाहिए। और कई बार मुख्यमंत्री जी उसका भाषणों में उल्लेख भी कर चुके हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा होगा जो भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी को लाभ पहुंचा रहा है जी। यानी कि बीजेपी की तरफ आपका भी रुख है, हालांकि विश्लेषण अलग अलग, लेकिन बीजेपी की हर विश्लेषण बीजेपी की तरफ जाता हुआ, इसलिए हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, सीधे सीधे मुद्दे पर आएंगे। बीजेपी यहां से सीट निकालती हुई देखी जा रही है और यहां से हेमा मालिनी विजयी होती हुई देखी जा रही हैं हमारे विद्वान विश्लेषकों के मतानुसार। कारण भिन्न भिन्न है, लेकिन अंततः बीजेपी ही जीत रही है, ये इनका रुख है। अब हम मेरठ की तरफ रुख करेंगे। मेरठ लोकसभा सीट, मुकाबला किनके किनके बीच, आइए जानते हैं ग्राफिक के माध्यम से। अतुल प्रधान, अरुण गोविल। सपा से अतुल प्रधान हैं और बीजेपी से अरुण गोविल। भगवान श्री राम, रामायण, रामानंद सागर के रामायण के राम, बीजेपी के प्रत्याशी अरुण गोविल यहां पर चुनाव मैदान में। अब यहां पर इससे पहले मेरठ लोकसभा सीट की जो वोट प्रतिशत है वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 2014 में 63.12%, 2019 में 64.29% और 2024 में 58.94%। यहां पर अगर जो देखा जाए तो बीजेपी को 47% और बसपा को 27% के आसपास। वहीं 2019 में 48% बीजेपी को, यानी कि 1% की बढ़त, और बसपा को ज्यादा बढ़त यहां पर दिख रही है, 47.80%। वहीं अगर 2024 की बात करें तो यहां पर 58.94% मत पड़े हैं। किनको कितना मिलता है यह देखने वाली बात होगी। यहां बसपा दूसरे नंबर पर हमेशा रही है, लेकिन सपा से सुनीता वर्मा, कांग्रेस से गठबंधन के बाद सपा, न्यूज़ार ये सोचता है कि सपा से मुकाबला हो सकता है। हमारे विश्लेषक क्या सोचते हैं हम उनके ऊपर छोड़ते हैं। मनीष जी, जी यहाँ मुकाबला जो न्यूज़ार की तरफ से अगर जो ये सोचा जा रहा है कि अरुण गोविल यानी कि बीजेपी और सपा के बीच है, क्या मानते हैं कि बसपा भी फाइट कर रही है यहाँ पर मेरठ लोकसभा सीट पर? चलिए, मनीष अग्रवाल जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, तो अतुल मिश्रा जी, आपका आकलन क्या कहता है इस सीट पर? देखिए, आपकी से जो है चुनाव में सिर्फ कहने को तो है चुनाव हो रहा है, लेकिन माइंड गेम बहुत चला। उत्तर प्रदेश में हो और चाहे पूरी भारत में हो। मोदी जी का एक शब्द है, अब की बार 400 पार, और यूपी के लिए रहा 80 सीटें हमारी। ये माइंड गेम, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। और तो अतुल जी की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, तो हम संजय जी के पास ही सीधे चलते हैं। हमारे स्टूडियो में बैठे हैं, तब तक अगर जो कुछ तकनीकी खराबी होगी तो उसे दुरुस्त कर दिया जाएगा। संजय जी, आप अपनी राय दीजिए। मेरठ लोकसभा सीट, मेरठ सीट से यहाँ अग्रवाल जी पहले सांसद रहे हैं लगातार, और किसी कारण से शायद उनकी जगह अरुण गोविल जी को उतारा गया है। और तो उससे क्या है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा संगठन के अंदर भी कुछ ऐसा
सुनाई दे रहा था कि लोग थोड़े से संतुष्ट नहीं थे प्रत्याशी से। अच्छा, हाँ, तो अरुण गोविल से संतुष्ट नहीं थे। हाँ, नाराजगी लोकल में जो दावेदार थे पहले से, तो उनमें थोड़ा सा, पर संगठन का मामला है तो संगठन से संभाल लेता है। और अरुण गोविल जो अभी बीच में उनका देखा भी गया था जब वो गए थे मोदी जी के साथ, उनको बताया कि जब मोदी जी नीचे खड़े वो गाड़ी में बैठे उतरे तक नहीं, तो ये भी कई उनकी नेगेटिव अप्रोच गई पब्लिक में। मतलब हमारे पीएम साहब से इतने बड़े, मतलब साहब नीचे खड़े हैं पीएम साहब, वो गाड़ी में बैठे रह गए, तो उससे छवि खराब होती है। और अरुण गोविल कोई बहुत बड़े नेता तो है नहीं, कलाकार हैं, राम का रूप है, और उसी आधारित पे इनको लड़ाया गया उत्तर प्रदेश में कि राम के नाम से उनको उतारा जाए। परंतु उनके जो चाल चलन कार्यकलाप है वो राजनीतिक लगते नहीं है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पब्लिक को उतना अपील नहीं कर रहे हो। तो अब ये है कि ठीक है, राम का नाम है और भाजपा का साथ है, मोदी जी का चेहरा है, इसलिए उनको लाभ मिलेगा। नहीं तो ये लाभ मिलेगा या सीट मिलेगी? सीट मिलेगी, परंतु उसमें क्या है कि समाजवादी किंतु परंतु, हाँ, समाजवादी पार्टी भी जो कैंडिडेट उतारी है सुनीता वर्मा, तो वहां लोग बोल रहे हैं राम और शबरी की लड़ाई है। राम और सबरी की लड़ाई है। राम और सबरी की लड़ाई। हाँ, तो उसमें कहीं ना कहीं जैसे अतुल प्रधान जी थे खैर बहुत, लेकिन भगवान नहीं, जब भगवान और भक्त में युद्ध होता है तो भक्त की विजय होती है। तो इसलिए कह रहे हैं कि सबरी जीत सकती है। हाँ। अच्छा, लेकिन आपने तो बताया बीजेपी जीत रही है। नहीं, अरुण गोविल के नाते तो मेरे को लगता नहीं कि वो सीट निकलेगी, क्योंकि अपीलिंग नहीं है। अपीलिंग नहीं, और कोई कारण नहीं। वैसे तो भाई माहौल उत्तर प्रदेश में एक तरफ भाजपा मय है, टोटल सरकार उनकी, तो हम किसे दें बताइए? सुनीता वर्मा जी? हाँ, मतलब समाजवादी पार्टी जा रही है। समाजवादी, हाँ, इसको अपन कर सकते हैं, बराबर के उसमें आ सकती सीट। यानी कि आप अगर मगर में अभी फंसे हुए हैं तो हाफ कर देते हैं बीजेपी और सपा को। चलिए, अब दमदार नहीं कुल मिला के। जी, अब हम अपने अगले मेहमान की तरफ रुख करेंगे। जो हमारे अगले मेहमान हैं अतुल जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी, जी, तो अतुल जी, हमारी बात बीच में ही रुक गई थी। जी। मैंने आपसे एक बात कही, इस बार माइंड गेम का बड़ा असर पड़ेगा, और इस चीज को प्रधानमंत्री जी ने भी आपके माध्यम से जनता के समक्ष ये बात कही भी है कि ये इसको समझ नहीं पाए हमने क्या किया और क्यों किया और किस लिए किया। अब की बार 400 पार, वो जो विपक्षी दल है वो खाली उसी के पीछे पड़ गया। उत्तर प्रदेश में भी वही रहा। उत्तर प्रदेश में देखिए, जो यहाँ के मुखिया हैं अखिलेश यादव जी, वो ये हमेशा कहते रहे कि 140 ही सीटें आएंगी, 140 करोड़ जनता 140 ही सीट पर रोक देगी। वो उसी तरफ घूमते रहे। अब मैं आता हूँ मेरठ की तरफ अभी हमारे एक मित्र कह रहे थे कि अरुण गोविल जी बैठे हुए थे और प्रधानमंत्री जी खड़े हुए थे। जहां तक मैं जानता हूं उस दिन अरुण गोविल जी का स्वास्थ्य नहीं ठीक था, और स्वयं प्रधानमंत्री जी ने अरुण गोविल जी से कहा था कि आप बैठ जाए, आपका स्वास्थ्य नहीं ठीक है। और उन्होंने अरुण गोविल से यह भी कहा था कि आप चाहें तो चलें, आप चाहें तो ना चले। लेकिन अरुण गोविल जी ने कहा था कि मैं चलूंगा, जहां तक मुझे मालूम है, और ये सत्य घटना है। तो ये आप देखिए, प्रधानमंत्री जो आपने कहा कि उनका बड़प्पन भी है और बड़े नेता भी हैं, लेकिन अगर किसी का स्वास्थ्य खराब होता है तो जो पार्टी का मुखिया वो चीज को सोचता है कि अगर हमारे किसी कैंडिडेट का स्वास्थ्य खराब है, मेरे साथ चल रहा है, अगर वो बैठा हुआ है, तो जो मेन व्यक्ति है जिसकी पूरे भारतवर्ष में जिसके नाम से चुनाव लड़ा जा रहा है, खुद आप लोग कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। तो अगर मोदी जी के नाम से चुनाव लड़ा जा रहा है तो अरुण गोविल जी को उसका लाभ जरूर मिलेगा। अब बात आती मेरठ की सीट की सुनीता वर्मा जी को लेके, बहुजन समाज पार्टी को लेके। इसके पहले बहुजन समाज पार्टी को यहाँ पर बहुत वोट मिले थे। फिर मैं वहीं पर आना चाहता हूँ कि जितने लोगों को लाभ मिला है, और उन लाभों में महिला वोटर सबसे पहले होती है। महिला इस चीज को जरूर सोचती है कि सरकार के द्वारा हमारी घर की गृहस्थी के लिए क्या क्या हमको लाभ दिए गए। तो समस्त लाभ तो गृहस्थी के दिए गए, महिलाओं को दिए गए, चाहे जल से नल हो, चाहे गैस हो, चाहे आवास हो, चाहे बिजली हो। रहती तो महिला ही वहां। तो जिस समय वो वोट देने जाएगी, वो ये जरूर सोचेगी कि मैं जिसको वोट देने जा रही हूं उसने पिछले सालों में हमको लाभ दिया कि नहीं दिया,
और जिसको इस समय मैं वोट दे रही हूँ मुझको लाभ दे रहा है कि नहीं दे रहा है। इन दोनों बातों को जब वो सोचेगा तो निश्चित तौर पे अरुण गोविल जी कहीं ना कहीं उस चुनाव में प्रभाव डालेंगे। लेकिन जैसे आपने कहा 50-50 का, तो मेरे हिसाब से 60 और 40 का रेशियो होना चाहिए जी, यानी कि बीजेपी 60 और सपा 40, ये आपका रेशियो है। चलिए हम रुक करेंगे, अगले विश्लेषक के पास जाना चाहेंगे, डॉक्टर प्रदीप गौतम जी। डॉक्टर प्रदीप गौतम जी 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 सर, अपनी राय दीजिए। हम लोग अगर मेरठ सीट की बात करें, मेरठ सीट में जो चीजें दिख रही और वहां का जो सिनेरियो है उसको अगर हम देखेंगे तो मेरठ से सुनीता वर्मा जी स्वयं मेयर जो है रही, और ये जो है अवधेश वर्मा जी की पत्नी है। अवधेश वर्मा अपने आप में उस क्षेत्र के दिग्गज नेताओं में जो है गिनती होती है। वो पहले बसपा में रहे हैं, बसपा की वोट में उनकी बहुत साख है। उनके अगर उस एरिया को हम वहां पर देखें तो उनकी जाट वोटर हो, चाहे वो आपका दलित वोटर हो, चाहे मुस्लिम वोटर हो, उन वोटरों में अवधेश वर्मा जी की बहुत पकड़ है। वो तौर पर जो है वहां पर एक अपना मजबूत आधार जो है रखते हैं, और उनकी पत्नी है सुनीता वर्मा जी। तो अगर यहाँ का पूरा वो देखा जाए गणित, जो कि बसपा के वोट में कम से कम 70 से 80% तो सेंधमारी यहाँ पर अवधेश वर्मा जी जो है करते नजर आ रहे हैं। और इसके साथ सपा का वोटर भी वहां पर है, मुस्लिम वोटर भी है। उसके आधार पर जो अगर हम मेरठ सीट की अगर बात करें तो मेरठ सीट पर मुझे जो स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर सुनीता वर्मा जी विजयी हो रही हैं। जी, यानी कि आप सपा को विजयी होते हुए देख रहे हैं, आपका आकलन ये कह रहा है। चलिए तो शैलेंद्र सिंह जी के पास चलते हैं और उनका आकलन जान लेते हैं जल्दी से। जी शैलेंद्र जी। देखिए, यहाँ पे राम का नाम और भाजपा का काम अगर चल गया तब तो अरुण गोविल की नैया पार है। वरना ये एक ऐसी सीट है जो अभी पहले हम लोगों ने 2 सीटों की पर बात की तो वहाँ श्योर शॉट था कि भाई ये कैंडिडेट जीत रहा है। यहाँ पे किंतु परंतु है, और मुझे नहीं लगता कि मतगणना के आखिरी राउंड तक कोई फैसला हो पाएगा। टक्कर कठिन है और ये पलड़ा किसी भी तरफ झुक सकता है। तो आप भी हाफ बीजेपी और एसपी, बीजेपी और एसपी को कुछ हाँ लगभग आप वही समझ लीजिए। नहीं, एसपी को आप कुछ मतलब भारी मन से मत कहिए, खुल के बोलिए जो आपका मन कहता हो, क्योंकि आपका आकलन है। क्या सपा को दे रहे हैं? हाँ, सपा को ये सीट दे रहे हैं। चलिए सपा को सीट दे रहे हैं जी, सपा को सीट दे रहे हैं। तो हमारे पास जो है जो सपा को सीट देने वाले 2 विश्लेषक हैं, 2 विश्लेषक की राय सपा के पक्ष में गई है और एक विश्लेषक बीजेपी और एक विश्लेषक हाँ। तो अगर जो इस लिहाज से हम देखें तो यहाँ पर सपा विजयी होती दिख रही है और अरुण गोविल जो यहाँ पर हार का सामना करते हुए देखे जा रहे हैं विश्लेषकों की अपनी राय के अनुसार। तो और ज़्यादा नहीं, चूंकि अब इसमें कोई गढ़मगढ़ है नहीं, आप लोगों का विश्लेषण है, आप लोगों का गुणागणित है, आप लोगों के गुणागणित के अनुसार यहाँ पर जो चीज़ें हैं उसे देखते हुए सपा इस सीट को निकाल रही है, मेरठ की सीट को। अब हम दूसरे सीट की तरफ रुख करेंगे और वह सीट है आगरा की। आगरा सीट मुकाबला किनके बीच, ग्राफिक्स के माध्यम से आपके सामने पेश है। आगरा लोकसभा सीट एसपी सिंह बघेल बीजेपी से, सुरेश चंद्र कर्दम समाजवादी पार्टी से, पूजा अमरोही यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी से। इनके बीच मुकाबला। अब हम आएंगे प्रतिशत पर। 2014, 2019 और 2024 के मत प्रतिशत, कितने प्रतिशत मतदान हुए इस सीट पर, आइए हम ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं। 2014 में
9.8%, 2019 में 59.12% और 2024 में 53.99%। तो कुल मिलाकर के अगर जो देखा जाए 2014-2019 के मुकाबले 2024 में जो मत का पोलिंग है वो कम हुआ है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर कम मतदान हुए हैं। कम मतदान बाद में और देखेंगे। चलते हैं अपने मेहमानों के पास, रुख करेंगे मनीष अग्रवाल जी का। मनीष अग्रवाल जी, ये जो आगरा की सीट है, एसपी सिंह बघेल यहाँ से हैं और भी जो हमारे प्रत्याशी हैं हमने आपको दिखाया। तो मनीष जी शायद नहीं है हमारे साथ इस समय, नहीं जुड़े हुए हैं, तो अतुल मिश्रा जी के पास आना चाहेंगे। अतुल मिश्रा जी, अपनी राय दीजिए इस लोकसभा सीट पर, आगरा लोकसभा 2014-2019 में बीजेपी के साथ में बसपा थी और समाजवादी पार्टी कहीं पर भी उस समय नजर में नहीं आ रही थी। बहुजन समाज पार्टी को ही वोट अच्छे खासे मिले, भारतीय जनता पार्टी को मिले। अब की से बहुजन समाज पार्टी भी और समाजवादी पार्टी भी और भारतीय जनता पार्टी, लेकिन इस बार की जो गणित है, इस बार की जो गणित है वो कुछ अलग चाहिए। आगरा जो आपने आगरा की बातचीत की है, उस लोकसभा को लेकर मैं बात कर रहा हूं। बहुजन समाज पार्टी जितने भी वोटों पर असर डालेगी वो समाजवादी पार्टी के वोटों पर असर डालेगी। भारतीय जनता पार्टी के वोट पर असर नहीं पड़ना है और उसका इम्पैक्ट आपने देखा 2019 में बहुजन समाज पार्टी को जो सीटें मिली थी, इसी कारण से मिली थी कि समाजवादी पार्टी के वोटरों का लाभ बहुजन समाज पार्टी को मिला था। भारतीय जनता पार्टी के जो अपने कंसोलिडेटेड वोट थे वो उसको ही मिले थे और इस बार भी उसको वही वोट मिलेंगे। हो सकता है कि इस बार जो बहुजन समाज पार्टी के वोट हैं, समाजवादी पार्टी में थोड़े चले जाएं, थोड़े वोट भारतीय जनता पार्टी में जाएं। तो भारतीय जनता पार्टी के जो कंसोलिडेट वोट हैं, अगर बहुजन समाज पार्टी के थोड़े से वोट उधर आ जाएंगे तो हमारे हिसाब से एसपी सिंह बघेल जी को जीत मिलना सुनिश्चित हो जाएगी। और समाजवादी पार्टी के जो सुरेश चंद्र जी हैं, उनको एक बार सोचना पड़ेगा कि इस सीट को हम कैसे हार रहे हैं। जी, तो आपके विश्लेषण के अनुसार बीजेपी यहां से निकलती हुई दिख रही है। संजय यादव जी, आगरा लोकसभा सीट। एसपी सिंह बघेल पुराने सांसद हैं और लंबे समय से यहाँ पे जमे हुए हैं। चेले तो वैसे नेताजी के थे, मुलायम सिंह के, और अब सपा के खिलाफ ही लड़ते हैं। तो अभी इनके खिलाफ वैसा मजबूत कैंडिडेट आ नहीं पा रहा है। वर्तमान जो कैंडिडेट लड़ रहे हैं अभी, तो मुझे लगता नहीं कि इतनी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे कि चुनाव जीतने की हैसियत होगी, क्योंकि उनका बघेलों का वोट भी वहाँ पे अच्छा है जिस वर्ग से आते हैं। बाकी दलित वोट से ये दोनों प्रत्याशी जो बसपा सपा के हैं, दोनों दलित वर्ग से ही लगभग आते हैं। करदम जी हो गए और पूजा जी हो गए, तो वैसा बहुत जाना पहचाना नाम या बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि वो हमें लगता है कि वो फाइट मिल पाए एसपी सिंह बघेल को। तो हमें लगती है सीट वापस भाजपा के खाते में जाएगी, एसपी सिंह बघेल ही चुनाव जीते। चलिए, एसपी सिंह बघेल ही चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं, ये अनुमान है संजय जी का। डॉक्टर प्रदीप गौतम जी। इस वाली जो स्टेट में है, क्योंकि देश के अंदर जिस तरीके से चुनाव हुआ है और लगातार जो है रोजगार, बेरोजगारी, ये मुद्दे जो है बहुत जोर शोर से उठे और कई हद तक देखा जाए पुलिस का जो आपका जिस तरीके से पेपर लीक हुआ, कई ऐसे मुद्दे रहे और उन मुद्दों को आधार पर हम देखें और इसके साथ जो क्षेत्र का रेशियो है, पिछली बार जो चुनाव हुआ था उसमें तो आपका 2 लाख के आसपास जो है, 2 लाख के आसपास का जो है आंकड़ा जो है था, तो जीत और हार का अंतर था। इस बार जो है इस वाली सीट में प्रतिशत कम रहेगा, उसमें प्रतिशत जो 2 लाख है, 2 लाख का अंतर नहीं रहेगा, लेकिन जो सीट है वो आपके बीजेपी के ही खाते में समझ में आ रही है।
बीजेपी के खाते में ही जाती हुई दिख रही है आगरा की सीट। शैलेंद्र सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार जी, आपका गणित क्या कहता है? 2019 में समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी एक साथ मिल के लड़े थे, तो उनका वोट शेयर भी ज्यादा था। इस चुनाव में दोनों अलग अलग हैं। इस नाते एसपी सिंह बघेल को कोई बहुत बड़ी चुनौती दिख नहीं रही, और अब भाजपा के साथ आरएलडी भी है, तो कुछ न कुछ उसका वोट शेयर भी फायदा पहुंचाएगा। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि जो समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी के दोनों कैंडिडेट हैं वो कोई बड़ी चुनौती पेश कर पा रहे हैं बघेल साहब के सामने। यानी कि चुनौती नहीं पेश कर पा रहे हैं, इसलिए बीजेपी के पक्ष में ये सीट जाती हुई दिख रही है। यानी कि जो हमारे इस समय 4 विद्वान विश्लेषक हैं, चारों विद्वान विश्लेषकों की राय यह है कि यह सीट, आगरा की सीट, बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है। क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो कल की बात है, 4 जून की बात है, ये पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी यह सीट बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है। प्रतिशत भी हम जरा देख लें। प्रतिशत तो यह प्रतिशत बीजेपी को 2014 में 54.53% और बसपा यहां दूसरे नंबर पर रही, 38 के करीब, 26 के करीब यहां पर इसका प्रतिशत था। 2019 में बीजेपी 56.48%, यहाँ पर बसपा के वोटों में बढ़ोतरी। ये बढ़ोतरी इसलिए जहाँ पर देखी गई कि सपा के वोट भी इसमें इंक्लूड थे, लेकिन इस बार सपा नहीं है तो बीएसपी वैसे ही कम होगी। और सपा कांग्रेस के साथ है तो सुरेश चंद्र कड़दम, यानी कि कुल अगर जो गणित भी देखा जाए तो यहाँ बीजेपी के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। तो एक तरफा यहाँ बीजेपी के खाते में आगरा की सीट जा रही है। तो अब तो ये सीटें हो गई। अब अगली जो लोकसभा की सीटें हैं हम चर्चा तो करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद और मेहमानों से एक बार फिर आग्रह करेंगे कि